हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें हमने संख्या पद्धति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और सवाल भी हल करने सीखे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। फिर हम बहुपद के बारे में बात करेंगे, बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। और इसमें हम बहुपद की किस बहुपद की कितनी घात है ये निकालना सीखेंगे। फिर हम बहुपद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो आधार पर किया गया है, एक पद के आधार पर, टर्म के आधार पर, दूसरा घात पार के आधार पर। जैसे पद के आधार पर जो हमारे बहुपद है, जैसे एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी, और घात के आधार पर जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम बहुपद का मान निकालना सीखेंगे, वैल्यू निकालना सीखेंगे, और शून्य जीरोस कैसे हम निकालते हैं बहुपद की, ये हम सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में, जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है उसके बारे में। और इसमें पॉइंट में हम ये भी सीखेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे हम भाग करते हैं, और हम कैसे बता सकते हैं कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे बहुपदों के गुणनखंड की, हम बहुपद को फैक्टराइज करना सीखेंगे। ठीक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी बीजीय सरसमीकाएं हैं वो क्या कौन कौन सी है, और उनसे हम कैसे अपनी जो बीजीय व्यंजक है उनको सोल्व कर सकते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन है उन्हें कैसे हम हल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इस चैप्टर के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इतना सब कुछ पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। आप साथ के साथ इसके अपने नोट प्रिपेयर करते हुए चलना, ठीक है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लेते हैं कि आप में से ही कोई क्या कहीं पे जाना है, उसे कोई यात्रा करनी है, ठीक है, और किससे करनी है, रिक्शा से करनी है। हम ये मान लेते हैं कि मुझे कहीं जाना है और रिक्शा से जाना है। तो आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि आपको आप कौन कौन सी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं जब आप एक रिक्शा से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्शा होगा हमारे पास। सबसे पहले रिक्शे से रिलेटेड क्या चीज है हमारे पास, किराया। हम पता करेंगे कि जहां हमें जाना है वहां तक कितना किराया लगेगा। फिर जहां हम जा रहे हैं वो दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, और रिक्शा को कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है, तो कितने ड्राइवर होता है, एक रिक्शा को एक ड्राइवर चलाता है। और समय, मुझे उस दूरी तक जाने में कितना समय लगेगा, और व्हील की जो संख्या है, पहियों की जो संख्या है, एक रिक्शा में कितने पहियों की संख्या होती है, और रिक्शा की गति क्या है, जो रिक्शा है वो किस स्पीड से चल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक रिक्शा से अगर मैं ट्रेवल करूंगी, आप ट्रेवल करोगे तो आपके दिमाग में आएगी ये सारी चीजें। अब इसमें से कुछ जो पॉइंट्स है वो ऐसे हैं कि वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं कि वो चेंज नहीं होंगे। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कौन से जो है वो चेंज हो जाएंगे, कौन से चेंज नहीं होंगे। अब रिक्शा है, ठीक है, रिक्शे का किराया, जो रिक्शे का किराया वो चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा दूरी पर। अगर मुझे कम दूर जाना है तो कम किराया लगेगा, ज्यादा दूर जाना है तो ज्यादा किराया लगेगा। तो जब ये जो हमारा किराया है ये कैसा होगा, चर होगा, इसे हम कहते हैं चर, वेरिएबल कहते हैं। तो मेरे पास एक टर्म क्या निकल के आई, चर, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल्स कहते हैं। चर जो बदलता रहता है। अब किराया जो है वो डिपेंड करता है दूरी पर। अब दूरी हो सकता है कि मुझे आज 1 किलोमीटर जाना है और कल 2 किलोमीटर जाना है, तो हर जब भी मैं ट्रेवल करूंगी दूरी अलग अलग हो सकती है, तो ये भी क्या होगा, चर होगा। ड्राइवर, एक रिक्शा को चलाने के लिए सिर्फ एक ही ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि एक की जगह 2 बैठ जाएंगे, 2 की जगह 3 बैठ जाएंगे, तो ड्राइवर कैसा होगा, वो चेंज नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो दूसरी टर्म मेरे पास क्या आई है, अचर आई है, अचर, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ चर आए और अचर। समय कैसा होगा, ये भी हमारे पास कैसा होगा, चर होगा, क्योंकि
ये डिपेंड करता है किस पे, दूरी पे डिपेंड करता है समय, और स्पीड पे, गति पे डिपेंड करता है। कई बार रिक्शा अगर स्लो चल रहा है, धीमे से चल रहा है तो ज्यादा समय लेगा, कई बार वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो कम समय लेगा। तो ये जो चर है, समय है, वो भी कैसा है, चर है, वेरिएबल है, जो चेंज होता रहता है। पहियों की संख्या ये कैसी होगी, ये अचर होगा। अब पहियों की संख्या तो नहीं बदल सकती, जितने रिक्शा में होंगे वो उतने ही होते हैं, ज्यादा भी नहीं लगा सकते और कम भी नहीं लगा सकते हम। रिक्शा की गति ये कैसा होगी, ये बदलती रहेगी, डिपेंड करेगा ड्राइवर किस गति से उसे चला रहा है। तो जब मैं किसी रिक्शा से कहीं पे ट्रेवल करने गई तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई। इसमें से मैंने क्लासिफाई किया कि कौन सी चीज बदल सकती है जब वो किसी और पे डिपेंड करती है, और कौन सी चीजें जो नहीं बदल सकती। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बदल जाती है, जिसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बदलती नहीं है, उसे हम अचर, कांस्टेंट कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि इसका लिंक बीजीय व्यंजक से क्या है। तो बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो भी चर और अचर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, जो बीजीय व्यंजक होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, वो चरों और अचर दोनों राशियों से मिलकर बनते हैं। दोनों राशियों को आप जोड़कर, घटाकर, गुना कर भाग कर जो भी आपको पद मिलेंगे उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब मैं मान लेती हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 1 किलोमीटर जाने के लिए जो किराया है वो है 12 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपए लगेंगे, 12 रुपए लगेंगे, ठीक है। और मुझसे पूछे कि x किलोमीटर जाने में कितने रुपए लगेंगे, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 12 गुना x। 1 किलोमीटर जाने में 12 रुपए लगे, x किलोमीटर जाने में कितने लगे, 12x। तो ये जो है हमारा, अब इसमें से ये तो अचर है, ये तो बदलेगा नहीं। जो किराया है 1 किलोमीटर का, वो 1 किलोमीटर का 12 ही रुपए रहेगा, जब एक बार 12 रुपए बता दिया है। लेकिन जो x है वो कैसा है, वो चर है, वो वेरिएबल है, वो बदलता रहेगा। कई बार वो कहेगा कि 8 किलोमीटर में बताओ कितना किराया लगेगा, 10 किलोमीटर का बताओ कितना किराया लगेगा, या ज्यादा का और ज्यादा किलोमीटर का बताओ कितना किराया लगेगा। तो x का मान क्या है, यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है, लेकिन जो किराया एक बार फिक्स कर दिया वो उतना ही रहेगा। तो इस तरह से जब ये मैंने ऐसे लिखा 12x, तो ये क्या हुआ, हमारा बीजीय व्यंजक हुआ। ये जो 12x है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बीजीय व्यंजक कहेंगे, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे, ठीक है। तो इसके हम और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं कि x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये क्या है, हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें एक ही चर है x, तो इसे हम कहेंगे एक चर वाला बीजीय व्यंजक। इसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला बीजीय व्यंजक। कुछ बीजीय व्यंजक ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 चर होते हैं। आप कुछ इक्वेशन इस तरह के भी अपनी बुक में देखोगे, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0। तो ये कैसे होंगे, 2 चर वाले। 3 चर वाले भी हो सकते हैं, जिसमें आप देखोगे 2x प्लस 5y प्लस z। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 चर वाले। तो जितने चर होंगे हमारे, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक चर वाला बीजीय व्यंजक है, 2 चर वाला है, या 3 चर वाला है, या इससे ज्यादा वाला। बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए चर और अचर में क्या होता है। चर मतलब वेरिएबल से हम कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, x y z a b आप कुछ भी मान सकते हैं। अचर ये कांस्टेंट होते हैं, इनका मान नहीं बदलता। ये रियल में क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। ये हमारे जो नंबर्स होते हैं, एक का मान हमेशा एक ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो इन दोनों के मतलब जोड़ने से, घटाने से, गुना करने से, भाग करने से जो भी हमें टर्म्स मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, बीजीय व्यंजक तो ये हुआ, फिर हमारे बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद भी हमारे एक टाइप के बीजीय व्यंजक ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है। अब मैं बताती हूँ कि वो अंतर क्या होता है। बच्चों मैंने आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब आपको जो मैंने अभी बीजीय व्यंजक को समझाया, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक किससे मिलकर बनते हैं, चर और अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। अब इसमें हमारी चर राशि क्या है, x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x और x स्क्वायर है, और हमारी अचर क्या है, 2 3 1 2 है। तो ये क्या होगी, हमारी बीजीय व्यंजक होगी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमारी क्या है, बीजीय व्यंजक है। फिर हम इसको देखते हैं, ये भी क्या है, हमारी x और 3 4 2 यानी कि चर और अचर से मिलकर बना है। और जो तीसरा एग्जाम्पल है, ये भी चर और अचर से मिलकर बना है।
और चौथा एग्जाम्पल भी चर और अचर से मिलकर बना है। यानी कि ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं ये चारों बीजीय व्यंजक होंगे। ठीक है, चारों क्या होंगे, हमारे बीजीय व्यंजक होंगे। कैसे हैं ये हमारे, एक वेरिएबल में, एक चर में। अब मैं बात करती हूँ कि बहुपद क्या होंगे फिर। तो बहुपद भी एक तरह के हमारे क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद में जो हमारा ये चर होता है और जो चर की घात होती है, जो पावर होती है, वो कैसी होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। और वो सबसे पहला हमारी एक बात निकल के आई कि जो घात होगी, चर की घात, सबसे पहला पॉइंट, चर की घात पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। दूसरा, ये भिन्न में नहीं होगी, घात भिन्न में नहीं होगी। अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं पहले वाले में, ये तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पे एक्स की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन ये है 1/x, जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1। तो ये नेगेटिव भी नहीं होगी, नेगेटिव पावर नहीं होगी। ठीक है, तो ये, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाऊंगी तो 2x की पावर -2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद की घात कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक होती है, भिन्न में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये हमारा माइनस में जा रही है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ये है √x और ये √x और ये x। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 होगा। तो इसी से हम बता सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। इसके अलावा जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2। माइनस में भी आ रही है और भिन्न में भी आ रही है, तो बिल्कुल भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और इसे हम लिखेंगे x की पावर 1/2। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा चर है, जो चर की जो पावर दी है, घात दी हुई है, वो किस में आ रही है, वो हमारी फ्रैक्शन में है, भिन्न में है और नेगेटिव भी है। तो ये एग्जाम्पल जो है हमारा बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 3x की पावर 3 -x² + 2x और 1। अब यहाँ हमारा क्या चर है, x है। x की पावर 3 ये कैसी संख्या, पूर्ण संख्या है, धनात्मक है। x की पावर 2, यहाँ पे भी x की पावर कैसी है, हमारी पूर्ण संख्या है। ये क्या, x की पावर 1, ये भी कैसी है, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 0। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर में आता है, 0 1 2 3। तो ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये कैसा होगा, हमारा ये बहुपद होगा। क्यों होगा, ये हमारा चर और अचर से मिलकर बना है। बीजीय व्यंजक भी चर और अचर से मिलकर बनते हैं। इसके साथ साथ बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, बहुपद होने के लिए बच्चों कंडीशन ये है कि ये जो हमारे चर है इसमें उसकी जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी, या हम कह सकते हैं इसे ये ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पूर्णांक के बारे में पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक होते ऋणात्मक, दूसरे होते धनात्मक। जो -1 -2 -n तक होते वो ऋणात्मक, +1 +2 +n तक होते वो धनात्मक। इसके अलावा मैंने एक और क्लासिफिकेशन बच्चों आपको बताया था कि कुछ पूर्णांक कैसे होते हैं, ऋणोत्तर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव जो हमारे धनात्मक जो नंबर होते हैं उसको काउंट करते हैं 0 के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे होल नंबर्स होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे 1 2 3 इस तरह से n तक। यानी कि जो ऋणोत्तर पूर्णांक है और पूर्ण संख्या है वो एक ही बात है, मतलब वो सारे नंबर दोनों में होंगे। तो अगर पावर ये है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बहुपद होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने लिखा 7x² + x + 1, ये कैसा है हमारा, ये बहुपद होगा हमारा। या मैं लिखूं 16x की पावर 5 -4x की पावर 3 + 2, तो ये भी क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। सिर्फ हमें चर देखना है और उसकी घात देखनी है कि वो एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्या होगी, वो हमारा बहुपद होगा। ठीक है, अब जैसे बीजीय व्यंजक एक चर के भी होते हैं, 2 चर के भी होते हैं, उसी तरह से
जो बहुपद होते हैं वो भी एक चर वाले भी होते हैं और ज्यादा चर वाले भी होते हैं, 2 या 3 चर वाले भी होते हैं। तो ये कैसा बीजीय व्यंजक है? एक चर वाला है। 2 चर वाला कैसा होगा? जैसे मैं ऐसे कोई एग्जाम्पल लिखूं, 2x² प्लस y स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है हमारा? 2 चर वाला, इसमें एक चर x है, दूसरा y है। या मैं लिखूं 5x प्लस 3y प्लस z, तो ये मेरा 3 चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, जितने उसमें चर होंगे वो उतने ही चर वाला क्या होगा? बहुपद होगा। या बीजीय व्यंजक भी जितने उसमें चर होंगे वो उतने ही चर वाला बीजीय व्यंजक होगा। अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं। एक बार और बता देती हूँ, चर और अचर से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे बीजीय व्यंजक बनते हैं। उसमें चर भी होते हैं और अचर भी होते हैं। इस तरह की इक्वेशंस। इसमें हम ये नहीं देखते कि जो चर है हमारा उसकी घात जो है वो कैसी संख्या है। बहुपद में क्या अंतर है? बहुपद में सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो हमारा चर है उसकी जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह की संख्या अगर उसकी घात है तो वो क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। बच्चों अभी मैंने जो आपको परिभाषाएं बताई, मैंने पहचान बताई आपको एक चर वाले बहुपद की, तो उससे आप क्या बताएंगे मुझे? ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इनमें बताएंगे कि कौन से इसमें एक चर वाले बहुपद हैं। तो आपको इन एग्जांपल में क्या पहचानना है? एक चर वाले बहुपद पहचानने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास 3x² माइनस x प्लस 5, तो यहाँ पे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? x एक चर है और x की जो पावर है वो कैसी है? हमारी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा हमारा? ये एक चर वाला बहुपद होगा। इसमें एक चर है और चर की जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है और वो भी कैसे है? एक चर वाला। अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ये है 2y² प्लस √5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चर क्या है? y एक ही चर है और चर की पावर क्या है? 2, जो कि पूर्ण संख्या है। अब जैसे यहाँ पे √5 है तो हम इसे नहीं देखेंगे कि इसको हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1/2, जबकि ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। सिर्फ हम क्या देखते हैं? हम चर जो होता है उसकी पावर देखते हैं कि उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये भी हमारा क्या होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। अब एग्जांपल तीसरा देखते हैं। ये हमारे पास 5√t प्लस t √7। अब इसमें चर क्या है हमारा? इसमें t है हमारा चर। अब t की पावर देखते हैं। यहाँ पे तो t की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है t की पावर क्या है? वो 1/2 है और 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये हमारी भिन्न में है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। चर तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो ये क्या हमारा? बहुपद ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये बहुपद है या नहीं है, फिर हम देखेंगे ये एक चर वाला है या 2 चर वाला है। तो चर तो इसमें एक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 7 के ऊपर √ है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें जो हमारे चर होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनकी घात को देखना, उनकी पावर को देखना है। नेक्स्ट देखते हैं 3x प्लस 3/x। अब ये हमारा एक ही चर है, इसमें चर तो ठीक है लेकिन ये बहुपद है या नहीं है? यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर क्या होगी? जब x को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 2x की पावर 7 प्लस 3y की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4z की पावर 2। अब ये हमारा बहुपद है या नहीं है? ये हमारा बहुपद तो है, क्योंकि जितने भी इसमें चर हैं उनकी जो पावर है, जो घात है, वो कैसी है? एक पूर्ण संख्या है। लेकिन इसमें वेरिएबल जो है हमारे चर है वो 3 है, x y z, तो इसीलिए ये 3 चर वाला बहुपद होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्या आएंगे? कुछ इक्वेशंस आपको दे देंगे, वो आपसे पूछेंगे कि पहचानिए ये बीजीय व्यंजक है या नहीं, या बहुपद है या नहीं। अगर बहुपद है तो कैसे बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है या नहीं है। तो आपको अगर इसकी प्रॉपर्टी याद है, पता है आपको कि किसे हम बहुपद कहते हैं, तो आप उसको इजीली पहचान सकते हैं। एक बात और, जो हमारे बहुपद होते हैं उन्हें हम कैसे दिखाते हैं? तो जैसे मेरे पास ये बहुपद है 2x की पावर 7 प्लस एक चर वाला लेते हैं हम, ये लेते हैं 3x² माइनस x प्लस 5। तो हम बहुपद को इस तरह से दिखाते हैं, px से या फिर gx या आप rx,
इनसे हम क्या दिखाते हैं, बहुपद को डिनोट करते हैं। तो बहुपद हमारा लिखे होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये x क्या होते हैं, हमारे जो चर होते हैं। हो सकता है कि ये इक्वेशन हमारी किस में हो, t में हो, 3t² माइनस t प्लस 5, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे p और ब्रैकेट में t। ठीक है, यानी कि जो भी हमें x की और t का मान देंगे उसे हम इसमें रखेंगे, सॉल्व करके इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया कि हम इसे px, gx या rx जो बहुपद है हम उन्हें इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, जो x है यहाँ पे x की जगह y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है। जिस चर में आपका वो बहुपद है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करते हैं बच्चों कि इसकी कोफिशिएंट क्या होता है। अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हो तो हम क्या बताएंगे कि उसमें हमसे पूछे कि बताओ कि आप x का गुणांक क्या है या x² का गुणांक क्या है, तो गुणांक होता क्या है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि px एक बहुपद है हमारे पास 7x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। क्यों, एक चर वाला बहुपद है, x इसमें एक चर है, x की पावर इसमें कैसी है, पूर्ण संख्या है, यहाँ मैं x की पावर 0 लिख सकती हूँ। अब इसकी कोफिशिएंट हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर इसमें मुझसे पूछे कि x की क्यूब का गुणांक बताइए, तो x की क्यूब का गुणांक क्या होगा, जो x है और x की क्यूब जो है उसकी किसके साथ गुना हो रखी है, वो उसका गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। तो क्या है वो 7, x² का क्या होगा 5, x का क्या होगा 3 माइनस का 3। ठीक है, हमें साइन जो है इनको भी ध्यान देना है। x के साथ क्या है -3 है। ठीक है, और x की पावर 0 का क्या होगा 7। तो जिसका वो हमसे गुणांक पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, x² का पूछ रहा है, x की पावर क्यूब का पूछ रहा है, x की पावर 16 का पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि उसके साथ किस अचर यानी कि कांस्टेंट की गुना हो रखी है, वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, वही उसका गुणांक होगा। क्लियर। तो आपसे वो एग्जांपल पूछ सकता है ना। एग्जांपल कैसे, आपसे वो पूछेगा कि आपको एक बहुपद दे देगा, जैसे बहुपद दे दिया उसने 2x की पावर 7 प्लस 5x प्लस 1 कि इसमें बताओ कि x का गुणांक क्या है। तो आप बता सकते हैं कि x का गुणांक क्या होगा 5 होगा। या वो पूछे x की पावर 7 का गुणांक क्या है, तो वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है बच्चों, गुणांक से संबंधित आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि x² का गुणांक लिखिए। ये हमारे पास बहुपद है और इसमें हमें x² का गुणांक बताना है। ठीक है, पहला है हमारे पास 3 माइनस 5x² प्लस x, तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा, तो वो होगा बच्चों x² के साथ किसकी गुना है, कौन सा हमारा कांस्टेंट है -5। ठीक है, बस आपको देखना है जिसका भी गुणांक पूछ रहा है उसके साथ किसकी गुना है। अगर इसमें वो पूछता है कि x का गुणांक क्या है, तो x के साथ किसकी गुना है, कोई कांस्टेंट नहीं है मतलब 1 है, तो x का गुणांक क्या होगा 1 होगा। तो ये किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में यह है 2 प्लस 5x² प्लस x की पावर 3, तो x² का गुणांक इसमें क्या है हमारा 5, प्लस का 5 है तो हम लिखेंगे 5 x² का गुणांक। आप बराबर करके नहीं लिखेंगे, का गुणांक करके लिखेंगे, तो -5 होगा और इसका 5 होगा। इसी में अगर वो पूछता है कि x की पावर 3 का गुणांक बताइए, तो x की पावर 3 के साथ किसकी गुना है, 1 की गुना है, तो उसका गुणांक हो जाता है 1। नेक्स्ट में देखते हैं π/2 x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 1, इसमें x² का गुणांक क्या है, तो इसमें x² का गुणांक होगा x² के साथ हमारे पास है π/2, तो π/2 होगा। इसी क्वेश्चन में x का गुणांक पूछता तो वो 7 होता। ठीक है, x की पावर 0 का गुणांक पूछता तो वो -1 होता। यहाँ पे 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। नेक्स्ट देखते हैं, ये 7x की पावर 3 माइनस x प्लस 2, इसमें x² का गुणांक पूछ रहा है, तो इसमें तो x² वाला टर्म है ही नहीं, मतलब क्या होगी, वो 0 होगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं +0 x की पावर 2। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो x² का गुणांक होगा वो 0 होगा। इसी में अगर वो पूछता है कि x की पावर 3 का गुणांक क्या है, तो वो 7 होता, x का गुणांक -1 होता। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं कि x का x² का, x की पावर 3 का, x की पावर 7 का, कुछ भी हो x की पावर, उसका गुणांक क्या होगा, तो उसका गुणांक जो उसके साथ कांस्टेंट अचर संख्या है जिसकी गुना हो रही है वो उसका गुणांक होगा।
बच्चों अब हम बात करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। तो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है कि 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 1। ये मुझे एक बहुपद दिया हुआ है, px बराबर ये दिया हुआ है। तो मुझे इसमें बताना कि इसकी घात क्या होगी। तो इसमें हम देखेंगे पहले हमारा चर क्या है, x इसमें हमारा चर है, ठीक है। ये कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। इस चैप्टर में और इस क्लास में सिर्फ हम एक ही चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दो चर वाले के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, एक चर है x। अब हम देखेंगे जो x है उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो कौन सी है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो x की घात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, 4। तो ये जो हमारी x जो हमारा चर है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद जो हमारा ये px बहुपद दिया हुआ है, बहुपद की घात क्या है हमारी यहाँ पे, इस बहुपद में वो 4 है। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक। बहुपद में जो चर है उसके सबसे बड़ी वाली जो हमारे पद है, सबसे बड़ा वाला जो पद है उसकी घातांक जो है, ये जो 4 है वही क्या होगी, उस बहुपद की घात होगी। और एग्जांपल बताती हूँ मैंने एग्जांपल लिखा 16x की पावर 7 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। तो इस बहुपद में ये कैसा बहुपद है, एक चर वाला है, x इसमें एक ही चर है। अब इसकी घात क्या होगी, इसमें हम सबसे बड़ी जो घात है ये वाला पद देखेंगे और इसकी जो ये घातांक है वही क्या होगी, इसकी घात होगी, ठीक है। वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। अब अगर इन्हीं एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं कि इनके गुणांक क्या होंगे, ये एग्जांपल लिखा हुआ है मेरे पास, एक बहुपद लिखा हुआ है px बराबर दिस। इसमें मैं पूछूं आपसे कि x की पावर 3 का गुणांक बताइए तो क्या होगा। तो x की पावर 3 के साथ कौन सी चर राशि हमारी, -5, तो -5 होगा। तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें गुणांक कैसे बताना है, ठीक है। जिसका भी गुणांक पूछ रहा है उसके साथ देख लेंगे किसकी गुणा हो रखी है। घातांक हम ये बताएंगे कि बहुपद की घात कैसे निकालेंगे। तो हम पहले देखेंगे बहुपद हमारा कैसा है, इसमें एक चर वाला है, ठीक है। वो जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात होती है, ठीक है। इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इस पे एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लेती हूँ। बच्चों हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा घात का। तो इसमें आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कितना जो बहुपद है इसकी घात कितनी है, इसमें कितनी, इसमें कितनी, सब इस तरह से। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास 5x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 5 प्लस 7x। तो इस बहुपद में घात क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा वेरिएबल है, इसमें जो चर है वो क्या है, इसमें x है, यानी कि इसमें हमारा एक ही चर है x, एक चर वाले बहुपद है ये। इसमें हम देखेंगे जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है। तो इसमें x की पावर 3 है, इसमें 5 है और इसमें 0 है, सॉरी इसमें हमारी 1 है। तो x की सबसे बड़ी घात कौन सी है हमारी, ये 5 है। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो 5 होगी, ठीक है। इसमें बताते हैं, यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब y की पावर 0 होगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है। इसमें देखते हैं, इसमें हमारा जो चर है वो t है, ठीक है। यहाँ हम t की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ 1 है। तो इसमें t की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, और ये 2 ही इस बहुपद का क्या होगी, घात होगी, डिग्री होगी। ये मेरे पास 7/2। तो इसकी इस बहुपद की घात क्या होगी। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो इसमें हमारा जो चर है उसकी घात क्या होगी, हमारी 0 होगी। तो इसमें हमारा चर x की पावर 0 है, तो घात क्या है हमारी 0, ठीक है। ये हमारे पास बहुपद है जो y में है, लेकिन चर इसमें एक ही है y। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 8। तो इसमें इस बहुपद की जो घात होगी वो 8 होगी, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे पास एक चर वाला बहुपद है। अगर है तो उस चर की सबसे बड़ी घात क्या है, जो उस चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बात की कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। जब चर और अचर मिलकर आपस में जोड़कर, घटाकर, गुना करके, भाग कर कोई पद बनाते हैं उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद
बहुपद भी एक तरह के बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम जो हमारा चर होता है उसकी घात देखते हैं। अगर चर की जो घात है वो कैसी है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, वो बटे में नहीं है, वो माइनस में नहीं है, तो वो क्या होगी, हमारी बहुपद होगा। अगर इस तरह का बीजीय व्यंजक सिर्फ एक चर में हो, या तो वो x में हो सिर्फ, या फिर y में हो, या फिर a में हो, या b में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो बहुपद होते हैं उसके गुणांक क्या होते हैं। जैसे मेरे पास एक बहुपद लिखा हुआ है कि 5x⁻³ माइनस 3x² प्लस 1। तो इस बहुपद में जो हमारी गुणांक होंगे, मैं पूछूं x² का गुणांक, तो जो x के साथ गुणा हो रखा है यानी कि -3, x⁻³ का गुणांक वो क्या होगा 5, या x⁻0 का गुणांक वो क्या होगा 1। तो हमने बताया कि गुणांक क्या होते हैं, ठीक है। और जो हमारे बहुपद होते हैं उसे हम किससे दिखाते हैं, px या फिर qx, gx या फिर rx से दिखाते हैं, ठीक है। x या इसमें y या a, जो भी हमारा जिस चर में भी हमारा बहुपद होगा उसे हम लिखते हैं। हमने बात की कि जो हमारे बहुपद होते हैं उसकी घात क्या होती है। तो जैसे हमारे पास बहुपद है तो इसमें हम देखेंगे चर, और चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात होती है। जैसे इस एग्जाम्पल में x हमारा चर है और इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 इस बहुपद की क्या होगी, घात होगी। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, जिसमें हम दो तरह के बहुपद पढ़ेंगे, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। घात मैंने अभी आपको बताया, पावर जो डिग्री होती है, जो x की पावर होती है, यानी कि चर की पावर होती है, x की जगह कुछ और भी चर हो सकता है, तो उसके आधार पर हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। और पद के आधार पर, जैसे मेरे पास ये एक बहुपद है तो पद क्या होते हैं, जैसे इसमें ये एक पद होगा, ये दूसरा पद होगा और ये तीसरा पद होगा। तो हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।